नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे। स्वागत एक बार फिर से आप सभी का एससीएस एकेडमी में। दोस्तों, मेरा नाम है पंकज शर्मा और डिस्कस करता हूं मैं आप लोगों के साथ इस क्लास में एमपीपीएससी प्रीलिम्स के सिलेबस को। इस सिलेबस में वर्तमान में हमारी 10वीं यूनिट चल रही है दोस्तों। और जब आप 10वीं यूनिट के सिलेबस को देखते हैं तो यहाँ पर आपको मध्य प्रदेश के जनजातीय व्यवस्था से संबंधित टॉपिक दिखाई पड़ते हैं। लगातार इस लेक्चर सीरीज के माध्यम से हमने इस यूनिट के लगभग समस्त टॉपिक कवर कर लिए हैं, जहां से एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आज इसका एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बचा हुआ उसको हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। ये टॉपिक जो है दोस्तों, ये मध्य प्रदेश में जनजातीय व्यवस्था से संबंधित विभिन्न संस्थानों पर आधारित है। आपके सिलेबस में क्लियर मेंशन किया गया है कि जनजातीय व्यवस्था से संबंधित संस्थानों पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें विभिन्न कला अकादमियां, सृजनपीठ आदि के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इन सभी चीजों को आज के इस लेक्चर में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि एग्जाम में आपका क्वेश्चन बिल्कुल भी ना छूटे दोस्तों। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को, जिसमें सबसे पहले आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश राज्य एसटी आयोग। मध्य प्रदेश राज्य एसटी आयोग में हम लोग मध्य प्रदेश के अनुसूचित जनजाति आयोग की बात करने वाले हैं। मध्य प्रदेश में जो अनुसूचित जनजाति आयोग है उसके बारे में डिटेल में यह डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले तो ये कि मध्य प्रदेश का जो राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग है, इसका गठन कब किया गया? तो 29 जून को 1995 में इस आयोग का गठन किया गया है दोस्तों। ये आयोग एक ऐसी व्यवस्था पर आधारित आयोग है जो मध्य प्रदेश में एसटी एससी जो लोग हैं उनके उत्थान का काम करेगा। विशेष तौर पर हम देखें तो मध्य प्रदेश में एसटी समुदाय के उत्थान पर काम करने वाला ये आयोग होगा। क्या ये ऐसे ही बना दिया गया? इसके पीछे कोई आधार है कि नहीं है? तो यहां ध्यान रखिएगा, इसके पीछे आधार भी हमें दिखाई पड़ेगा। मध्य प्रदेश राज्य एसटी आयोग अधिनियम 1995। मतलब ये कि मध्य प्रदेश की सरकार ने 1995 में एसटी आयोग बनाने के लिए एक अधिनियम पास किया और उस अधिनियम में किए गए प्रावधानों के अनुरूप ही एसटी आयोग की स्थापना मध्य प्रदेश में की गई। कब की गई? 29 जून 1995 में। इस आयोग का जो मुख्यालय है दोस्तों वो भोपाल में है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, भोपाल में है। और इसकी संरचना को जब हम बात करेंगे तो इसमें एक अध्यक्ष होता है और 2 अन्य सदस्य होते हैं। मतलब 3 सदस्यीय आयोग के रूप में आप एसटी आयोग को मध्य प्रदेश में देख रहे हैं। इस आयोग में आयुक्त जो होता है एक पदेन सदस्य के तौर पर शामिल होता है। इस आयोग में कम से कम 2 सदस्य अनुसूचित जनजाति से होना चाहिए। अनुसूचित जनजाति से 2 सदस्य होंगे और इनका कार्यकाल जो होता है वो 3 वर्ष का होता है। एग्जाम से आपको सीधे सीधे क्वेश्चन आएगा क्या कि अनुसूचित जनजाति आयोग मध्य प्रदेश राज्य का जो है इसमें 3 सदस्य होते हैं, तो इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 3 वर्ष का कार्यकाल होता है। और इसमें जो अध्यक्ष और सदस्य हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो उनकी नियुक्ति का जिम्मा राज्य सरकार का होता है। बराबर है। यहीं पर इनके वेतन भत्ते और सेवा शर्तों के निर्धारण की अगर हम बात करें तो उसका निर्धारण भी राज्य सरकार के द्वारा ही होता है। पद मुक्ति अगर इनकी देखें तो राज्य सरकार के द्वारा ही हो सकती है। इनकी अधिकारिता सिविल न्यायालय की अधिकारिता के समान होती है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। मतलब ये किसी भी व्यक्ति को बोल सकते हैं कि सुनवाई के लिए बुला सकते हैं, साक्ष्य पेश करने के लिए बोल सकते हैं, जांच का कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे निर्णय जो है वो एसटी आयोग जो है वो लेता है मध्य प्रदेश में। तो यहां से सीधे सीधे आपको प्रश्न देखने को मिल सकते हैं कि मध्य प्रदेश राज्य एसटी आयोग जो है वो क्या है, कब इसका गठन किया गया है, क्या इसका प्रारूप है। ठीक है, चलिए अगली व्यवस्था देखें तो यहां आपको देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति सलाहकार मंडल। आर्टिकल 244 क्लॉज 1 भाग 10 के अंतर्गत हम देखें तो मध्य प्रदेश में अनुसूचित जातियों के हितों की रक्षा के लिए तथा अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन व नियंत्रण के लिए ये सलाहकारी मंडल की व्यवस्था है। ये जो मंडल है इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं। इसका उपाध्यक्ष जो होता है वह अनुसूचित जाति कल्याण विभाग का मंत्री होता है। इसके साथ साथ इसमें 25 सदस्य होते हैं, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, लेकिन ये व्यवस्था एससी के लिए है। वहीं अगर हम बात करें मध्य प्रदेश आदिम जाति मंत्रणा परिषद की, तो यहां से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। मध्य प्रदेश आदिम जाति मंत्रणा परिषद ये क्या है दोस्तों? तो ये एक परिषद बनाई गई है 1957 में 8
सितंबर 2014 को इसका पुनर्गठन भी किया गया है। और इसका आधार क्या है, तो भारतीय संविधान का आर्टिकल 244 क्लॉज 1 इसका आधार है, जो कि भारतीय संविधान के भाग 10 के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत क्या व्यवस्था की गई है कि अनुसूचित जनजाति जो हैं, अनुसूचित जनजाति जो है हमारे प्रदेश में, इन अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा का ध्यान रखा जाएगा, हितों की रक्षा की जाएगी, इनके क्षेत्रों का प्रशासन किया जाएगा, उसके नियंत्रण के संदर्भ में जो भी प्रावधान होंगे वो इसके अंतर्गत होंगे। ये जो परिषद है, ये परिषद सबसे पहले 1957 में बनी थी और इसका पुनर्गठन याद रखिएगा बोल सकते हैं कि दूसरी बार हम देखें तो 8 सितंबर 2014 को हमें देखने को मिलता है नवीनतम रूप के अंतर्गत, जब शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में आपको सीएम के तौर पर दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये मध्य प्रदेश आदिम जाति मंत्रणा परिषद की व्यवस्था की गई है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद हम देखें तो नेक्स्ट है मध्य प्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हम देखें कि मध्य प्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम के बारे में, ये जो निगम है ये 29 सितंबर 1994 को स्थापित किया गया था। 29 सितंबर 1994 को इसकी स्थापना की गई और इसकी स्थापना जो है वो कंपनी अधिनियम के अंतर्गत की गई। कंपनी अधिनियम 1956 जो है, इसकी धारा 25 के अंतर्गत हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश में इस संस्था को स्थापित किया गया। अब इस संस्था का कहीं ना कहीं हम लोगों को विशेष चीजें पता होना चाहिए कि क्यों ये संस्था बनाई गई। तो एक तो ये कि जो हमारे यहाँ पर एसटी है उनकी आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक विकास को बढ़ावा देना है। दूसरी बात है कि इनके जो शोषण हो रहा है उसको खत्म करना है। तीसरी बात है कि गरीबी रेखा से इन्हें ऊपर उठाने का प्रयास करना है। और चौथी बात है कि इन्हें सुविधाजनक ऋण उपलब्ध कराना है, जिसके माध्यम से इनकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो, रोजगार के स्तर इनके अंदर बढ़ते चले जाएं और कहीं ना कहीं इनका समस्त रूप से विकास संभव हो पाए। तो इन चारों उद्देश्यों को लेकर ही ये 29 सितंबर 1994 को कंपनी अधिनियम 1956 के अधीन मध्य प्रदेश आदिवासी वित्त विकास निगम की स्थापना की गई थी दोस्तों। एक इंपॉर्टेंट संस्थान के तौर पर हम इसे देख रहे हैं। क्लियर है दोस्तों। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला परिषद की, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है कला की दृष्टि से, मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला परिषद। ये जो परिषद है ये 1980 में स्थापित की गई और कहां स्थापित की गई थी, इसको भोपाल में मुख्यालय बनाया गया है। आदिवासी समुदाय से जुड़े जो भी कला की व्यवस्था है उसको ये मेंटेन करने का काम करती है और चौमासा नामक पत्रिका का संपादन जो है वो इसके द्वारा किया जाता है। तो आदिवासियों के लिए लोक कला की दृष्टि से जो भी व्यवस्थाएं हैं उनके प्रबंधन की एक इंपॉर्टेंट संस्था के तौर पर आदिवासी लोक कला परिषद हमें दिखाई पड़ती है। इसके बाद देखिए मध्य प्रदेश रोजगार एवं प्रशिक्षण परिषद। मध्य प्रदेश रोजगार एवं प्रशिक्षण परिषद जो है ये भोपाल में 1981 में स्थापित की गई है। आदिवासी मजदूरों को तकनीकी प्रशिक्षण देने का काम करता है। जनरली हम क्या देखते हैं कि हमारा जो आदिवासी समुदाय है, ये आदिवासी समुदाय जो है मध्य प्रदेश में या भारत में, इसके शैक्षणिक स्तर को देखा जाए तो ये बहुत कम है। अब शैक्षणिक स्तर कम है, निम्न है। ऐसे में अगर हम यहाँ पर तकनीकी प्रशिक्षण की बात करें तो इस दृष्टि से संपूर्ण आदिवासी समुदाय पिछड़ा है। सरकार ने विशेष तौर पर मध्य प्रदेश रोजगार एवं प्रशिक्षण परिषद जो बनाई है 1981 में भोपाल में, ये समस्त आदिवासी मजदूरों को तकनीकी प्रशिक्षण देने का काम करती है ताकि इनका कौशल जो है वो और विकास में आ जाए और इनको अच्छा वेजेस, मजदूरी जो होती है वो मिल सके दोस्तों, बराबर। इसके बाद हम देखें उद्यमी विकास संस्थान। एसटीएससी पिछड़ा वर्ग जो है इनके औद्योगिक प्रशिक्षण एवं तकनीकी सहायता के लिए मध्य प्रदेश में 1988 में भोपाल में उद्यमी विकास संस्थान की स्थापना की गई है। इसके बाद इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय की बात हो रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय जनजाति
विश्वविद्यालय। ये विश्वविद्यालय की बात करें तो मध्य प्रदेश के अमरकंटक में हमें ये देखने को मिल रहा है, जो 2007 में स्थापित हुआ है। केंद्र सरकार द्वारा स्थापित संस्थान है और आदिवासियों पर शोध करने का काम ये करता है। नवीनतम हम देखें दोस्तों तो 2021 से हम लोगों को आंध्र प्रदेश में भी इसकी व्यवस्था देखने को मिल रही है। तो वर्तमान में हम दो ऐसे संस्थान हमारे देश में देख रहे हैं, 2021 से आंध्र प्रदेश में और 2007 से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय जो है वो मध्य प्रदेश के अमरकंटक में स्थापित किया गया, जो विशेष तौर पर आदिवासियों पर शोध करने का कार्य करता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछली बार कई सारी परीक्षाओं में पूछा गया है। नेक्स्ट है जनजातीय शोध एवं विकास संस्थान। मध्य प्रदेश में जनजातीय शोध एवं विकास संस्थान की बात करें, देखिए मध्य प्रदेश जनजातीय शोध एवं विकास संस्थान, कहां है ये संस्थान? तो याद रखेंगे छिंदवाड़ा में ये है। और कब स्थापित किया गया? तो 1954 में स्थापित किया गया। प्रारंभ में इसका जो हेडक्वार्टर है वो छिंदवाड़ा में था, लेकिन 1965 से इसको भोपाल स्थानांतरित कर दिया गया, तो वर्तमान में भोपाल में है। अनुसूचित जनजाति से संबंधित अनुसंधान का कार्य हो, शोध का काम हो, उनके विकास या संरक्षण को बढ़ावा देने का जो कार्य होता है वो यही मध्य प्रदेश जनजातीय शोध एवं विकास संस्थान करता है। मध्य प्रदेश सरकार के अधीन एक व्यवस्था है दोस्तों, जो मध्य प्रदेश में जनजातियों के विकास के लिए जिम्मेदार है। क्लियर? चलिए आगे बात करें। संत रविदास ग्लोबल स्किल पार्क। संत रविदास ग्लोबल स्किल जो पार्क है बहुत इंपॉर्टेंट है। संत रविदास ग्लोबल स्किल पार्क, जब इस पार्क की बात करते हैं तो ये कहां पर बनाया गया है? भोपाल में बनाया गया। और संत रविदास जी को कौन नहीं जानता, तो इनके नाम से फेमस है ये, और 2022 में इसका उद्घाटन हुआ है। ये सिंगापुर के सहयोग से बना है, ये इंपॉर्टेंटली याद रखिएगा कि सिंगापुर के सहयोग से इसको स्थापित किया गया है। और इस संस्थान की शुरुआत में 6000 और इसके बाद 10,000 कौशल संपन्न युवा निकलेंगे। मतलब ये एक कौशल विकास संस्थान के तौर पर देखा जा रहा है, कौशल विकास संस्थान के तौर पर देखा जा रहा है, जिससे कि आदिवासी समुदाय से संबंधित जो लोग हैं, जो बच्चे हैं पिछड़े, उनको कौशल संपन्न किया जा सके। और इसे एक स्किल पार्क के तौर पर देख रहे हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार के स्किल पार्क जो होंगे वो ग्वालियर, जबलपुर, रीवा और सागर में भी स्थापित किए जाएंगे, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। क्लियर है दोस्तों? चलिए यहां से हम आगे बढ़े तो अगला आपका है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, है ना। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछेगा, कौन सा? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहां से क्वेश्चन आना चाहिए एग्जाम में। ये जो संग्रहालय है ये भोपाल में है और इसकी स्थापना जो की गई है वो 1979 में की गई। अब इसके एक इंपॉर्टेंट चीज को आपको समझना है कि 1977 में नई दिल्ली में इसको स्थापित किया गया था पहले, लेकिन 1979 से जैसे ही मध्य प्रदेश शासन ने लगभग 200 एकड़ जमीन इसके परिसर के लिए आवंटित कर दी, तो फिर ये भोपाल मध्य प्रदेश में आ गया है। तो प्रारंभ में ये 1977 में नई दिल्ली में था, लेकिन अब इसको कहां कर दिया गया है? भोपाल में 1979 से। 1993 में कैबिनेट के निर्णय के माध्यम से इसको स्थापित किया गया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि 1993 में कैबिनेट का इस निर्णय लिया गया और इसका नामकरण किया गया। नामकरण जब किया गया तो इसके लिए यहाँ पर हमने मानव इतिहास से संबंधित विभिन्न वस्तुएं व जनजातियों के लिए बहुत से हस्तशिल्प और सजावटी वस्तुओं को यहाँ पर रखा गया है। इसका नाम जो इंदिरा गांधी रखा गया है, इंदिरा गांधी नाम जो दिया गया है वो 1993 में कैबिनेट के निर्णय के बाद लिया गया था। ये भी आपको ध्यान रखिएगा। प्रारंभ में इसका नाम जो है वो मानव संग्रहालय के तौर पर देखने को मिल रहा था। रानी दुर्गावती संग्रहालय, मैंने अपने पिछले लेक्चर में रानी दुर्गावती के बारे में कई सारी इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों को बताई कि रानी दुर्गावती ने किस प्रकार से हमारे देश में अपने क्षेत्र के लिए संघर्ष किया, अकबर की सेना के साथ लड़ाई की, लेकिन अंत में वो जब हारी तो उन्होंने अपने आप को उनके कब्जे में नहीं आने दिया और स्वयं अपने आप को समाप्त कर लिया था।
मुगल जो सेनापति था आसफ खां, उसकी जीत हो गई थी युद्ध में। लेकिन दुर्गावती के नाम पर जबलपुर में 1976 में ये संग्रहालय बनाया गया है, जिसमें कलचुरी एवं गोंड राजवंश के बारे में समस्त जानकारी हमें मिल जाती है। ये रानी दुर्गावती के नाम पर बनाया गया संग्रहालय है, ये ध्यान रखना है। अगला है दोस्तों बादल भोई आदिवासी संग्रहालय। ये छिंदवाड़ा में 1954 में स्थापित किया गया है और 1975 में राज्य संग्रहालय का दर्जा भी इसको दिया गया है। 8 सितंबर 1997 को इसका नाम बदला गया, बादल भोई आदिवासी संग्रहालय कर दिया गया है। क्लियर है, पहले ये आदिवासी संग्रहालय के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश जनजाति संग्रहालय। मध्य प्रदेश जनजाति संग्रहालय, यहां से क्वेश्चन एग्जाम में आना चाहिए। मध्य प्रदेश जनजाति संग्रहालय ये कब बनाया गया था? तो 2013 में, जब शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे और भोपाल में ये स्थापित किया गया है। इस संग्रहालय में क्या किया जा रहा है? तो जनजातियों का सांस्कृतिक प्रदर्शन किया जाता है, जनजातियों के इतिहास को प्रदर्शित किया जाता है। इसमें भील, गोंड, कोरकू आदि जो मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण जनजातियां हैं, उनके समस्त सांस्कृतिक परिदृश्य का प्रदर्शन होता है, जिससे कि लोग जब यहाँ जाते हैं तो इन जनजातियों के बारे में, उनकी संस्कृति के बारे में जानते हैं और इसके माध्यम से कहीं ना कहीं जनजातियों को लेकर उनका ज्ञान जो होता है वो बढ़ता है। जनजातियों को लेकर उनकी एक पिछड़ी जो सोच होती है, एक अलगाववादी सोच होती है, उस सोच को भी यहाँ से कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि कमी होती है, अंत की तरफ बढ़ती है। तो एक इंपॉर्टेंट संस्थान के तौर पर हम मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय को देख रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा कि भोपाल में है ये। नेक्स्ट है आदिवर्त आदिवासी कला संग्रहालय। ये खजुराहो में है, 2023 में स्थापित किया गया है। जनजाति कला का प्रदर्शन होता है और जनजातीय लोक कला का संरक्षण यहाँ पर किया जा रहा है। अगला जो है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आपके सामने नाम आता है भारत भवन का। भारत भवन 13 फरवरी 1982 को इंदिरा गांधी जी के द्वारा आधारशिला रखी गई और कहां रखी गई? आधारशिला भोपाल में। इसका डिजाइन जो है वो चार्ल्स कोरिया ने किया और इसको एक अधिनियम के माध्यम से स्थापित किया गया है। इसके लिए भारत भवन न्यास अधिनियम लेकर आए थे 1982 में, जिसके माध्यम से भारत भवन की स्थापना हुई है। भारत भवन की स्थापना मध्य प्रदेश में कला के विकास के लिए की गई थी दोस्तों, और इसके हम लोगों को 6 भाग अलग अलग दिखाई पड़ते हैं, जिसमें पहला भाग है रूपांकर, दूसरा भाग है वागर्थ, तीसरा भाग है अनहद। जब हम रूपांकर की बात करेंगे तो ललित कलाओं का संग्रह है यहाँ। वागर्थ में 14 भाषाएं जो संविधान में दी गई हैं उनका पुस्तकालय यहाँ पर आपको कविताओं का दिखेगा। अनहद में आपको शास्त्रीय एवं लोक संगीत का संग्रहालय देखने को मिलेगा। अंतरंग और बहिरंग में आंतरिक और बाह्य रंगमंच की जानकारी मिलती है। ललित में ललित कला एवं पुस्तकालय अभिलेखागार स्थापित है। आकार की बात करें तो ग्राफिक्स हो, मूर्ति हो, चित्रकला को बताया गया है। लेकिन यह याद रखिएगा कि उर्दू अकादमी जो है वो तलाश है जोहर कार्यक्रम की शुरुआत कर रही है, वो भी यहाँ पर आयोजित हो रहा है। नेक्स्ट है दोस्तों, यहां से भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, यह है रविंद्र भवन। रविंद्र भवन जो है वो कहाँ है? ये भोपाल में है और 1884 में हम इसकी स्थापना देखते हैं। इसका जो संचालन है वो राजभाषा और संस्कृति संचालनालय जो है वो करता है। 5000 दर्शकों के बैठने की यहाँ पर व्यवस्था है और रविंद्र भवन जो है यहाँ शास्त्रीय नृत्य, संगीत एवं नाटक आदि के जो भी समारोह होते हैं उनका आयोजन होता है। तो सांस्कृतिक जो भी आयोजन होते हैं समारोह के, वो सभी समारोह जो है वो रविंद्र भवन भोपाल में आयोजित होते हैं। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश कला परिषद, भोपाल में है, 1952 में स्थापित की गई। खजुराहो समारोह, तानसेन समारोह जो होते हैं वो इसी मध्य प्रदेश कला परिषद में होते हैं। और समकालीन सृजन कर्म जो है ये एक मासिक पत्रिका है जिसका नाम है कला वार्ता। ये कला वार्ता का प्रकाशन भी मध्य प्रदेश कला परिषद करती है हमारे प्रदेश में। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी। कई सारी किताबें जब पढ़ते हैं चीजें उस पर ये नाम बार बार लिखा आता है। तो मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी क्या है, कहां है? तो भोपाल में है। 1969 में इसकी स्थापना की गई है। मध्य प्रदेश का जो उच्च शिक्षा विभाग है उसके अधीन है ये। इसके अलावा ये एक द्विमासिक
पत्रिका का भी प्रकाशन करती है जिसका नाम है रचना। रचना ये पत्रिका जो है वो यहीं से होती है और प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री जो होते हैं वो इसके अध्यक्ष होते हैं। किसके? मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी के। यहां से सीधा सीधा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों मध्य प्रदेश की विभिन्न अकादमियां और सृजन पीठ। यहां से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, हालांकि ये पर्टिकुलर जनजाति व्यवस्था से संबंधित नहीं है, लेकिन चूंकि हम मध्य प्रदेश का सामान्य अध्ययन डिस्कस कर रहे हैं तो यहां से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। जैसे मध्य प्रदेश कला परिषद 1952 भोपाल में बनी, मध्य प्रदेश साहित्य परिषद 1954 भोपाल में है, मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी 1969 भोपाल में है, मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी 1976 भोपाल में है, कालिदास अकादमी 1977 उज्जैन में है, उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत अकादमी 1979 भोपाल में है, मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला परिषद 1980 में स्थापित भोपाल में है, और मध्य प्रदेश सिंधी अकादमी 1983 में स्थापित भोपाल में है, अल्लामा इकबाल अकादमी 1984 में स्थापना की गई भोपाल में है, मध्य प्रदेश संस्कृति अकादमी 1985 में स्थापित की गई और ये भी भोपाल में है। इसके अतिरिक्त हम देखें मध्य प्रदेश तुलसी अकादमी, यहां से क्वेश्चन आ सकता है। तुलसी अकादमी जो है वो 1987 में भोपाल में स्थापित की गई थी। तुलसी शोध संस्थान 1987 चित्रकूट में स्थापित किया गया। बहुत आईएमपी है, यहां से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है और बार बार पूछता है। भारत भवन के बारे में हम लोगों ने बात की। भारत भवन 1982 भोपाल में स्थापित किया गया। पुरातत्व एवं अभिलेखागार संग्रहालय 1956 भोपाल में स्थापित किया गया। मध्य प्रदेश के पुरातत्व संबंधी जो भी सामग्री होती है वो आपको यहाँ देखने को मिल सकती है, आप जा सकते हैं देखने के लिए। स्वतंत्रता संग्राम स्मारक भवन 1997 भोपाल में स्थापित किया गया है। आचार्य शंकर सांस्कृतिक एकता न्यास भोपाल में स्थापित किया गया है। परशुराम पीठ ये पूछ सकता है एग्जाम में, जानापा महू में 2008 में स्थापित की गई। मराठी साहित्य अकादमी 2010 में भोपाल में स्थापित की गई। भोजपुरी एवं पंजाबी साहित्य अकादमी 2013 में भोपाल में स्थापित की गई। अंदिवर चंदेल कल्चरल सेंटर जो है वो खजुराहो में स्थापित किया गया है। भारत रत्न लता मंगेशकर संगीत अकादमी इंदौर में स्थापित की गई है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। जब लता मंगेशकर जी की डेथ हुई थी उसके बाद इसकी घोषणा शिवराज जी ने की थी। और सुभद्रा कुमारी चौहान सृजन पीठ जो है ये जबलपुर में स्थित है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में सीधे सीधे आपसे पूछे जा सकते हैं। इस पूरी लिस्ट को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिए और इसको पूरी तरीके से रट डालिएगा। क्लियर है? तो ये मध्य प्रदेश की साहित्य कला से संबंधित प्रमुख अकादमियां हैं जिसमें हम लोगों ने विशेष तौर पर जनजातियों से जुड़े संस्थानों पर डिस्कस किया है। क्योंकि यूनिट नंबर 10 पूरा जनजातीय व्यवस्था पर आधारित है, ज्यादा संभावना जनजातीय संस्था से रिलेटेड क्वेश्चन आने की ही है, इसलिए हम लोगों ने समस्त इन चीजों को डिटेल में देखा है। अब अगले लेक्चर में नए किसी टॉपिक को लेकर आपके सामने रहूंगा दोस्तों। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।